जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। यकीन माने माता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी। दोस्तों, शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल केपी की वाणी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर केवल और केवल विवाह संबंधी जानकारी दी जाती है। तो अगर आपकी भी शादी में अड़चने आ रही, किसी कारणवश आपकी शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, इस वजह से आपकी शादी तय नहीं हो रही या शादी हो नहीं पा रही है, तो अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, कितनी दूर पर होगी ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा, आपके ससुराल में घर द्वार और ससुराल के लोग कैसे होंगे, जीवन साथी का कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, कुंडली में लव मैरिज के योग है या नहीं, यह सभी जानकारी आपको जो है कुंडली बनाकर और दिखाकर दी जाती है। केपी की वाणी पर लिखित और मौखिक दोनों तरीके से विवाह की जानकारी दी जाती है। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 8521835670। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि वीडियो को स्क्रॉल कर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और आराम से वहां नंबर नोट कर सकते हैं। केपी की वाणी पर अब तक सैकड़ों कुंडली बनाई गई है और जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इन मार्ग प्रशस्त और उपायों को करने से जातकों को फायदा भी मिला है। तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य ही सेवा लें। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडलान अवश्य करा लें। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। तो आप अपने नजदीक एक प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा केपी की वाणी पर यह सेवा भी दी जाती है, जहां पर आपकी कुंडली मिलान कर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतने वाला है, आप दोनों के मैत्री स्वभाव कैसे रहेंगे, गण कितने मिल रहे हैं और उनका स्वभाव कैसा रहेगा। साथ ही विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में प्रेम बनी रहेगी या अनबन हो सकती है। यह सभी तरह की जानकारी केपी की वाणी पर आपको कुंडली मिलान कर दी जाएगी। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको ऊपर दिया गया है, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं, नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके शिवरात्रि को सगाई होने की संभावना प्रबल है। ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से, सूर्य के राशि परिवर्तन से, बुध के राशि परिवर्तन से है। तो इसके बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा। पहले आपको कुछ प्राथमिक जानकारी कुंडली से संबंधित दे देता हूं। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्योतिष हमेशा कुंडली देखकर ही आपको जानकारी देते हैं और आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, यह विधि के विधान पर निहित है कि उन्होंने ही जोड़ियां सबकी बनाई है और तय समय पे आपकी और सबकी एक दिन शादी निश्चित ही हो जाती है। लेकिन उससे पूर्व ज्योतिष गणना के आधार पर यह आकलन किया जाता है या अनुमान किया जाता है ग्रह दशा देखकर कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी। यह सभी जानकारी कुंडली से मिल जाती है। ज्योतिष में कई माध्यमों से कुंडली देखकर, हाथ देखकर, जन्मदिन के हिसाब से, नाम के अनुसार से, चेहरा पढ़कर या फिर टैरट कार्ड के माध्यम से आपको पूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी। लेकिन इसमें सटीक जानकारी कुंडली से ही प्राप्त होती है। ग्रह दशा के आधार पर ही यह जानकारी दी जाती है। खगोलीय विज्ञान में जो भी घटनाएं घटती है वह ग्रह दशा के परिवर्तन से ही घटती है। सनातन धर्म में इसका पूर्ण विवरण निहित है। तो आइए मैं आपको कुंडली के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन यानी कि आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि कैसे कुंडली देखी जाती है और किस तरह से कुंडली में दोष लगता है। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव व्यक्ति के स्वभाव को बताता है।
द्वितीय भाव धन और परिवार को बताता है। तृतीय भाव भाई बहन, साहस एवं वीरता को बताता है। चतुर्थ भाव माता एवं आनंद का भाव बताता है। पंचम भाव में पांचवा भाव संतान एवं ज्ञान का भाव होता है। षष्ठम भाव यानी कि छठा भाग जो होता है शत्रु, रोग एवं उधारी को दर्शाता है। सप्तम भाव विवाह की जानकारी देता है एवं पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इस भाव से ही विवाह की जानकारी ज्ञात की जाती है। अष्टम भाव आयु को दर्शाता है। नवम भाव भाग्य, पिता एवं धर्म को बोध कराता है। दसम भाव कैरियर और व्यवसाय का बताता है। एकादश भाव आय और लाभ को बताता है। द्वादश भाव व्यय और हानि के बारे में बताता है। तो मैंने यह जानकारी आपको कुंडली से बताई है। इस प्रकार आप कुंडली देखकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंडली आप कैसे देख सकते हैं? तो ज्योतिष शास्त्रों की माने तो 8 ग्रह है, उनमें 4 शुभ ग्रह है और 4 अशुभ ग्रह है। जब किसी भाव में अशुभ ग्रह उपस्थित हो जाए तो उससे हानि होती है या उस काम में रुकावट होती है। वहीं शुभ ग्रह रहने पर काम जल्दी बन जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुभ ग्रह किसे कहते हैं? तो गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध को शुभ ग्रह माना गया है। वहीं राहु, केतु, शनि, मंगल, कई ज्योतिष सूर्य को भी अशुभ ग्रह ही मानते हैं। लेकिन सूर्य जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और इनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक संचार होता है, सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, जीवन में खुशहाली आती है, व्यक्ति उन्नतशील रहता है। तो इसके लिए जो है सूर्य को हमेशा ही शुभ ग्रह में ही गिनती करनी चाहिए और अशुभ ग्रह में मंगल, राहु, केतु और शनि को माना जाता है। तो सप्तम भाव, पंचम भाव, एकादश भाव, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, यह सभी भाव जो है विवाह के लिए मुख्य होता है। इनको देखकर ही विवाह की जानकारी दी जाती है। अगर चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल उपस्थित हो जाए तो जातक मांगलिक हो जाता है। जब लग्न में यह स्थिति होती है यानी लग्न में मंगल रहता है तो व्यक्ति स्वभाव से गुस्सैल, अहंकारी और कठोर होता है। अगर चतुर्थ भाव में होता है तो जीवन में सुखों की कमी करता है और पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आती है। सप्तम भाव में मंगल रहने से वैवाहिक संबंधों में कठिनाई आती है। अष्टम भाव में मंगल रहने से ससुराल में सुख की कमी या ससुराल से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। वहीं द्वादश भाव में मंगल के रहने से कठिनाई, शारीरिक क्षमताओं में कमी, छीन, आयु, रोग, कलह आदि पैदा होती है। तो यह तो आपको मंगल की स्थिति के बारे में बताया हूं। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? तो मांगलिक दोष को नियंत्रित किया जा सकता है सामान्य उपाय करके। तो इसके लिए क्या करें? तो मंगलवार का उपवास कर सकते हैं, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव और मां पार्वती के संयुक्त रूप से पूजा करें। शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाने से भी मंगल का प्रभाव कम होता है। मंगलवार को लाल मसूर दान में करें, गुड़ का भी दान कर सकते हैं। साथ ही मंगलवार को मजदूरों को खाना भी खिला सकते हैं, इससे भी मंगल का प्रभाव कम होता है। साथ ही लाल चीजों का सेवन कम से कम करें तो इससे मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। आइए अब मैं आपको कुछ अन्य विवाह की जानकारी देता हूं। तो बुध के रहने पर जो विवाह के योग 20वें वर्ष से बनते हैं, गुरु के रहने पर 24 वर्ष तक शादी हो जाती है, चंद्र के रहने पर 25वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, शनि और केतु के रहने पर 30वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी आपको ग्रहों के बारे में बताया है कि इनके रहने पर कब शादी होती है, वहीं क्यों नहीं शादी होती है। तो अगर मांगलिक है जातक तो शादी देर से होती है, अधिकतम 37 वर्ष तक शादी होती है। अगर बुध शुक्र की होती है तो देर से शादी होती है, अधिकतम 37 वर्ष तक शादी होती है। ऐसे जातकों के आधी उम्र में ही शादी होती है। काल सर्प दोष लग जाए तो भी जातक की शादी में देर होती है। काल सर्प दोष कब लगता है? तो जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाए, सभी शुभ अशुभ ग्रह उपस्थित हो जाए तो ऐसे जातक को काल सर्प दोष लग जाता है। काल सर्प दोष की पूजा करवाई जाती है। दोष निवारण के बाद ही आपके शुभ योग बनेंगे, इसके पहले शादी के कोई योग नहीं बनते हैं। तो काल सर्प दोष लगने पर त्वरित ही तत्काल ही दोष निवारण करवा लेनी चाहिए। इससे जो है जातक काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। तो काल सर्प दोष के बारे में मैंने बताया। पितृदोष, पितृदोष कब लगता है? तो 2 प्रकार के पितृदोष लगते हैं। एक तो क्या है, पितरों को अगर प्रसन्न नहीं किया जाता है तो पितृदोष लगते हैं। वही जीवात्मा यानी सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है, यानी कि
अगले जन्म में जब आप पुण्य कर्मों को लेकर पैदा होते हैं तो आपको पितृदोष नहीं लगता है। अगर पाप कर्मों को लेकर पैदा होते हैं तो फिर आपको पितृदोष लगता है। ऐसी परिस्थिति में जो है कि आपको पितृदोष निवारण करना चाहिए। इसके लिए भी पूजा करने का विधान है। साथ ही आप शिव जी को प्रसन्न कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर, माता पिता का सम्मान कर, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन जो है दान कर पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। वहीं पितृ जो पक्ष पड़ता है उन दिनों में अगर आप पितरों को प्रसन्न करते हैं तो भी आपके पितृदोष के प्रभाव कम हो जाते हैं। काल सर्प दोष के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि शिव जी की पूजा करें और माता पिता का सम्मान करें, पूजा अवश्य करवाए। इससे आपको काल सर्प दोष जो है वो नहीं लगेगा या इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि मंगल शुक्र के रहने पर क्या होता है। तो मंगल शुक्र के रहने पर जातक की शादी नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अगर मंगल शुक्र की युति बन गई है तो फिर आपकी शादी नहीं ही होगी। इसके प्रभाव को कम करना बहुत ही अनिवार्य है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने करना क्या है। तो लड़कों के शादी के कारक जो है शुक्र माने जाते हैं। स्त्री सुख और विवाह सुख के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करने का विधान है। शुक्र के जो स्वामी है वो भगवान शिव जी हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है। तो इसके लिए आपको किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है, कहीं पूजा कराने की जरूरत नहीं है। आपने निरंतर जो है शिव जी की पूजा करनी है। सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहने, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, शनिवार सोमवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दे। वहीं सोमवार एवं शुक्रवार को दूध का अर्घ दे। इससे भी शुक्र मजबूत होता है और चंद्रमा भी मजबूत होता है। चंद्रमा के मजबूत रहने से क्या होता है। तो चंद्रमा के मजबूत रहने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। सोमवार का उपवास कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी लव मैरिज की योग बढ़ने लगते हैं। शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी से मिले। शनिवार और अमावस्या के दिन तो भूल कर भी ना मिले। इससे विवाह के योग जो है कम हो जाते। तो बुद्ध को मजबूत करने के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको श्रीहरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। जब तक आप गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल कार्य देते तब तक मौन व्रत धारण करें। इससे भी गुरु मजबूत हो जाता है और गुरु के मजबूत रहने से शादी के योग बनने लगते हैं। अगर गुरु की दृष्टि बन जाए लग्न में सप्तम भाव में तो शादी निश्चित ही उसी वर्ष हो जाएगी। तो यह जानकारी आपको गुरु के बारे में दी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए मैंने कारण बता दिए हैं, उसके निवारण भी बता दिए। गुरु को मजबूत करने के भी कारण निवारण बता दिए हैं कि कैसे आप गुरु को मजबूत कर सकते हैं। लड़कियां गुरु को मजबूत करें और लड़के शुक्र को मजबूत करें। हालांकि इसके अलावा भी कई ग्रह दशा भी देखी जाती है कि अगर विवाह घर में कोई अशुभ ग्रह बैठ गया हो या उसकी दृष्टि बन गई हो तो शादी में देर होती है। किंतु अगर आप गुरु प्रबल है, शुक्र प्रबल है, शुक्र भारी है तो फिर आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं उन ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बता रहा हूं जिनके कारण जो है विवाह के योग बन रहे हैं, सगाई के योग बन रहे हैं। शिवरात्रि को आपकी सगाई होगी। अच्छे घर से धनी संपन्न परिवार से आपके लिए रिश्ता आ सकता है और इन राशियों की शादी 1 मार्च को होकर रहेगी। यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं। तो पहली राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से सिंह राशि के जातकों की विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। क्योंकि गुरु जो है सिंह राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो गए, इसलिए सिंह राशि के जातक, सिंह राशि की लड़कियां जो हैं उनके शादी के प्रबल यानी 100% योग है। और शिवरात्रि के दिन आपकी सगाई निश्चित ही हो जाएगी और सगाई के पश्चात विवाह के भी योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है, सिंह राशि के जातक 31 वर्ष से कम है, अगर उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो ऐसे जातकों की शादी निश्चित हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन सगाई 100% हो ही जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। तो हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। आप शिव जी और मां पार्वती को भी अर्पित कर सकते हैं। इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। अगली राशि धनु राशि है। तो जैसा कि आपको पता है कि शुक्र के राशि परिवर्तन से गुरु के राशि परिवर्तन, शुक्र जो राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 27 फरवरी तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद जो है राशि परिवर्तन कर मकर राशि में चले जाएंगे और 1 मार्च को जो है वो शिवरात्रि है। तो इस दौरान आपके विवाह के और सगाई के योग बन रहे हैं। क्योंकि अभी जो है शुक्र के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जो जातक हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं। धनु राशि में अभी 7.5 चल रही है, लेकिन इस वर्ष धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस दौरान जो है आपके फरवरी महीने में सगाई होने की संभावना बन रही है। रिश्ता अच्छे घर से आ सकता है, रिश्ते तय हो सकते हैं और 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन जो है आपकी सगाई हो ही जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। इससे आपके विवाह के योग बनने लगेंगे।
अगली राशि मकर राशि है। तो मकर राशि के जातकों को मैंने बताया है कि 27 फरवरी को जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उस दिन से ही आपके लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और एक दिन में ही आनन फानन में आपकी सगाई संपन्न हो जाएगी। तो मकर राशि के जातकों के शुक्र के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ दे, इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। अगली राशि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश कर मार्गी होकर चलने से ऐसे योग बन रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के। इनके आराध्य देव शिव जी हैं और राशि स्वामी शनिदेव हैं। शिव जी और शनिदेव की पूजा करें। सोमवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन शिव जी और शनिदेव की पूजा करें। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे, इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर या लाल रंग मिलाकर कुमकुम डालकर अगर आप सूर्यदेव को रोजाना 3 बार अर्घ दे, इससे भी आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, इससे भी शुभ योग बनने लगेंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन से, गुरु के राशि परिवर्तन से कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है और शिवरात्रि के दिन आपके सगाई के 100% योग है। रिश्ता जो है PRA नाम से आएंगे और इनमें से किसी एक जातक के साथ आपकी सगाई शिवरात्रि के दिन हो सकती है। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के लिए क्या कहना है, इनके राशि स्वामी स्वयं गुरु हैं और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी है। गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से इनके लिए शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा जब 12 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद तो इनके लिए और भी योग बन जाएगा। तो मीन राशि के जातकों के शिवरात्रि में और शिवरात्रि के बाद भी योग हैं। सगाई हो सकती है, शादी भी हो सकती है और अच्छे घर से आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है। विवाह जो है SGV नाम के जातकों से होने की संभावना प्रबल है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 5 राशियों के बारे में बताया हूँ, साथ ही आपको प्राथमिक जानकारी दी हूँ कि आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, आप कुंडली कैसे देख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं उसे, यह भी जानकारी मैंने आपको दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना। यह सभी जानकारी जो आपको विभिन्न ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से इकट्ठा करके दी गई है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं, तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैंने आपको जानकारी पहुंचाई है। इससे पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर ले और अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी ज्ञात कर ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको त्वरित जानकारी प्रथम पहले आपको ही मिले। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।